Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, today we will be going to discuss a new topic, brand new topic, that is atmosphere. सो आज हम एटमॉस्फेयर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद पूरा एटमॉस्फेयर ही चलेगा। उसके बाद हम थोड़ा वाटर भी पढ़ेंगे, है ना, हाइड्रोलॉजी पढ़ लेंगे। जियोलॉजी तो हमने पढ़ ही लिया है, कैसे माउंटेन्स बने, कैसे हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स हुई। तो अब अगला पार्ट है एटमॉस्फेयर। नाउ इन द बेसिक टर्म्स व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इट इज़ द एनवेलप ऑफ गैसेस। कहाँ है ये गैसेस? दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ। भाई क्या फोर्स लग रहा है? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एक क्वेश्चन आया मेरे पास, किसी ने भी पूछ लिया था। उसने ये पूछा कि वी ऑल नो द अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग, एंड इन द IAS प्रिपरेशन वी हैव स्टडीड दैट दिस एनवेलप ऑफ एयर known as or envelope of gases known as atmosphere is stick to our earth by the gravitational force. So can we conclude that with the earth's rotation this atmosphere is also rotating? आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एटमॉस्फेयर अर्थ पे चिपका हुआ है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट द अर्थ इज रिवॉल्विंग। सो कैन वी कंक्लूड दैट एटमॉस्फेयर भी रिवॉल्व हो रहा है, सॉरी रोटेट हो रहा है अर्थ के साथ ही। तो इसका आप आंसर बताना, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने पे समझ आएगा। हाँ या ना में जवाब नहीं देना है। अगर कमेंट सेक्शन में भी दे रहे हो तो हाँ या ना में जवाब नहीं देना है। क्या बताना है? रीज़न बताना है। सो इट इज़ द एनवेलप ऑफ गैसेज। हमने पता चल गई डेफिनेशन। नाउ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है भाई? इसमें गैसेज हैं कौन कौन सी हैं? सो द मोस्ट अबंडेंट इज वी ऑल नो 78% नाइट्रोजन। देन कम्स our living gas 21%. Then comes argon. Then yet another most important gas, CO2. Then xenon, krypton and neon. So these are the gases that are present in atmosphere. Then some more things are present like water vapor, then aerosols, particulate matter, or in simple terms dust particles. So you know number of things are present in the atmosphere. So जल्दी से let's have a look on each of the subtopics. The nitrogen, the most abundant gas in our atmosphere. Why it is useful? If oxygen is the living gas, इसका मतलब अगर 21% है, मान लीजिए कल को एक प्लैनेट है या मार्स में, in the process of colonization of the Mars, we are able to achieve 98% of O2 level at Mars. So आपको क्या लगता है हम वहाँ जाके रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई O2 है भाई, 98% पहुँच गई है, तो दिक्कत क्या है? हमको तो वही चाहिए। तो आप सोचोगे अपने आप से, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लांट्स हैं दे रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब उनका फूड आ चुका है तो उनके पास नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन होनी चाहिए, जो कि हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स अगर हम लगाते हैं तो उनके रूट में एक बैक्टीरिया होता है नोन एज साइनोबैक्टीरिया। वो अमोनिया को एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगी? अमोनिया में। अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, जिसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड देन द प्लांट्स कंज्यूम दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सब हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, वो रहने दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट यूजफुलनेस ऑफ द अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन। द सेकंड यूजफुलनेस अगर आपने पता लगाया है तो देयर इज अ रीजन आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स। अगर ये 98% O2 लेवल पहुंच गया और कहीं भी एक तिल्ली लगी तो क्या होगा उससे? समझ गए? सो दैट्स वाई O2 इज इन लेस परसेंटेज, नाइट्रोजन इज ऑफ मोर अमाउंट। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस।
तो ये ब्लास्ट ना हो, इसीलिए नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में सही है हमारे लिए। नेक्स्ट इज द लिविंग गैस ऑक्सीजन, एंड यहाँ से अब रिलेट करना स्टार्ट कीजिए द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड बिफोर। ऑक्सीजन हैज़ कम आफ्टर लाइफ हैज़ बिगन ऑन अर्थ। इट मीन्स हमारी रिवीजन क्लास में हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? यस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज एन एरोबिक। सो जो भी लाइफ पहले उत्पन्न हुई वो कहाँ हुई? लैंड या वाटर? वाटर। एरोबिक एनारोबिक मतलब O2 रिक्वायर था? नहीं, क्योंकि था ही नहीं O2। बट ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ दैट फर्स्ट लाइफ फॉर्म इन एन एरोबिक फॉर्म वी हैव टूडेज एटमोसफियर। ठीक है, सो O2 हमको रेस्पिरेशन में नीड होता है, हम CO2 एक्सहेल करते हैं, O2 इनहेल करते हैं। बच्चों वाली चीज़ें ये क्या बताऊँ आपको, 21% मात्रा में सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी फाउंड बाय द UPSC पैनल कि O2 इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। करेक्ट है या नहीं? आप बताइए। O2 इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द क्रस्ट। बताओ, पीछे वाली क्लासेस देखिए तो। Then comes argon, then CO2. Now CO2 is also very important gas. Why? Because it is a GHG, greenhouse gas. Greenhouse effect वैसे तो there is a elaborate topic in the environment section, but मैं आपको थोड़ा सा overview देना चाहूँगा क्योंकि यहीं जब clear हो जाए तो अच्छी बात है। Sun radiates वेवलेंस। कैसी वेवलेंस? लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट वेवलेंस। सो जो सनलाइट आती है वो क्या है? शॉर्ट वेवलेंस है। एज इट एंटर्ड द अर्थ, उसके बाद दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड। अर्थ का जो क्रस्ट है वो उसे एब्जॉर्ब कर देता है। नाउ अर्थ विल रेडिएट बैक दीज शॉर्ट वेव रेडिएशंस। बट सन तो शॉर्ट वेव रेडिएशन भेज रहा है, बट द टाइम व्हेन इट is absorbed by the ground, now the earth's ground या earth crust will radiate back long wave radiation, and these long wave radiations will get trapped by something known as greenhouse gases. So wherever you will encounter this term greenhouse gas, it means the heat is getting trapped by the particles of that particular gas. समझ में आई आपको बात? So that is nothing called but ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस। अगर सिंपल एग्जांपल दूँ, आप कार में बैठिए हॉट समर्स में, इंडिया में दिल्ली की साइड कार में बैठिए ऑफ करके शीशे चढ़ा के, थोड़ी देर में आप क्या हो जाओगे? पानी पानी नहीं, पसीने आ जाओगे। ठीक है, तो पसीने आ जाएंगे आपके ऊपर पूरे शरीर में। तो क्यों आ रहा है? सारी खिड़कियाँ तो बंद है। द सेम इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जो तो आपकी कार है वो पूरी एक अर्थ की तरह, छोटे अर्थ की तरह बिहेव करेगी। इट मीन्स शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन इज एंटरिंग योर विंडो शील्ड्स। तो कार के अंदर तो आ जाएंगी, क्यों? क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशंस है। बट जैसे ही कार के मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया, नाउ इट इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक दीज शॉर्ट वेव रेडिएशंस एज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जैसे ही लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस कार का मटेरियल रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो वो आपके शीशे से बाहर नहीं जा पाएगा। अंडरस्टूड? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन तो अंदर आपके शीशे के आ जाएगी, बट लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर जा नहीं पाएगी। दस द टेम्परेचर राइजेस इनसाइड योर कार। सो दैट इज नथिंग कॉल्ड बट ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो भी पार्टिकल्स हैं एयर के, इनको बोला जाएगा ग्रीन हाउस गैस। सो CO2 is a greenhouse gas. It is a greenhouse gas means it is regulating heat budget of the earth. If in the utopian world earth is absorbing the required amount of heat from the sun, but at the same time the earth is reflecting back the absorbed heat. सो इसका मतलब है दिन में टेम्परेचर अर्थ का चले जाएगा 300-400 डिग्री, और रात में क्या चले जाएगा? रात में चले जाएगा -300 -400 डिग्री, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो। That's why the retention of heat is very much important, and thus greenhouse gases play a very crucial role in maintaining the heat budget of the earth. पूरी रात तक वो संभाल के रखेगा, थोड़ी थोड़ी हीट जाने देगा, और जैसे ही अगली सुबह होगी वापस वो हीट गेन करेगा, फिर लूज करेगा, फिर गेन करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट बजट। ठीक है,
सो CO2 के ये काम है. अनदर, इफ वी इंटर रिलेट CO2 एंड O2, CO2 और किस काम आता है? यस, anaerobic respiration, the first life form that has been occurred on earth requires this CO2, और इसी CO2 की बदौलत we are at this stage. अंडरस्टूड. अगर और आपको GHG बताऊं, ग्रीन हाउस गैसेस, तो कौन कौन सी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड बता दी मैंने, ब्लैक कार्बन पढ़ेंगे हम बाद में, एल्बिडो कम हो जाता है इससे, ये सब पढ़ेंगे इसमें, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, प्लांट्स की जो कैपेबिलिटी है फोटोसिंथेसिस करने की. मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, वाटर वेपर, फ्लोरिनेटेड गैसेस लाइक CFC, CFC, HCFC, perfluorocarbons, PFC. Then nitrous oxide, the laughing gas, not NOx but N2O, the laughing gas, is also a greenhouse gas. So these are number of greenhouse gas. हमको याद रखनी पड़ेगी, हाँ हमको याद रखनी पड़ेगी. कोई भी UPSC क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है. NOx, oxides of nitrogen and oxides of sulfur. NOx and SOx are not the greenhouse gases. वो कहाँ काम आएंगी? They are the producers of acid rain. NOx and SOx. NOx मैंने जैसे ट्रेलर में बताया, NOx कहाँ से निकलेगा? Vehicular pollution. And SOx, the main source is the industries. That's why blackening of Taj Mahal. So CO2 ये सारे काम करता है. नेक्स्ट इज वाटर वेपर, अगेन अ ग्रीन हाउस गैस, दस हीट बजट में अपना वेरी क्रूशल पार्ट निभाता है. कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, बोथ द प्रोसेस आर डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर. कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ आ जाएगा. रेन, हेल, स्लीट, तो ये सब एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन के, जो भी चीज़ें नीचे आ रही हैं. कंडेंसेशन में फॉग, मिस्ट, तो दीज आर ड्यू. These are examples of condensation. So both this process will depend upon the amount of water vapor present in the atmosphere at any given period of time. वैसे तो एटमॉस्फेयर की लेंथ या हाइट एल्टीट्यूड 16,000 किलोमीटर तक जाता है, बट जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? 180 से 100 किलोमीटर तक. ठीक है. बट ये जो वाटर वेपर है ये कहाँ मिलती है? सो 50% ऑफ वाटर वेपर कहाँ मिलता है? बिलो द हाइट ऑफ 2 किलोमीटर. वाटर वेपर सारे वेदर फिनोमेना को अफेक्ट करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे मैंने बता दिया. कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, इन सबको वाटर वेपर इफेक्ट करेगा, जो कि हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट में. इसीलिए होंगे आपके लास्ट के सेक्शंस होंगे टेम्परेट डेसिडियस, ट्रॉपिकल रेन, देन डेजर्ट्स, सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मेडिटेरेनियन टाइप, तो इन सब में हम देखेंगे. Then comes the aerosol, particulate matter as well as dust particles. Now particulate matter are very fine dust particles. अंडरस्टूड. बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम पर्टिकुलेट मैटर कह देते हैं. नाउ आपने दो टर्म बहुत सुनी होगी, PM2.5 एंड PM10. सो गो ऑन द गूगल एंड सर्च फॉर दीज टर्म्स. एरोजोल्स आर ऑल्सो पार्टिकल्स. दीज आर मोर ऑफ अ कूलेंट. अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो ये थोड़ा कूलेंट की तरह काम करते हैं, ना कि ग्रीन हाउस गैस की तरह, कूलेंट की तरह. सो एरोजोल्स आर नॉट ग्रीन हाउस गैस, बट उसके बिल्कुल अपोजिट है. वाई एरोजोल्स आर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि क्लाउड्स आर फॉर्म्ड विद द एड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एरोजोल्स.
Clouds are formed by a process known as collision coalescence. The amount of water vapor present in the atmosphere, वो क्या होगा, कंडेंस होगा, बट उसको एक चीज़ चाहिए, एक न्यूक्लियाई चाहिए, एक न्यूक्लियस चाहिए जिसके अराउंड वो कंडेंस हो सके. So aerosols will act as a hydroscopic nuclei. This is a hydroscopic nuclei around which the water vapor will get condensed. And due to the coalescence of large number of water drops on this particular nuclei will give the cloud stage. Understood? So these are the aerosols. वाटर वेपर के बारे में अगर थोड़ा हम करेक्टरिस्टिक्स जाने तो क्या क्या हमको पैटर्न मिल सकता है वाटर वेपर के बारे में. इफ़ वी गो मोर पोलवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल डिक्रीज. ये सारी स्टेटमेंट आ सकते हैं. ज्योग्राफी इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, आपको हर एक लाइन आनी चाहिए, मतलब रटी होनी चाहिए. वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल डिक्रीज इफ़ वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स. But the lowest amount of water vapor found is in the western margins of the tropical continents. देख लीजिए आप, हमको नॉर्थ अमेरिका में मिलता है सोनोरा एंड मोहावे डेजर्ट. नीचे हमको मिल जाता है एटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट, जहाँ हम बाद में एल निनो और ला निना भी पढ़ने वाले हैं. वी हैव सहारा डेजर्ट, पूरे होल ऑफ नॉर्थ इन अफ्रीका कंटेंट उसके नॉर्थ में, ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका. देन नीचे वी हैव, कौन सा था, नाम्बिया था शायद से ना, या ऊपर था नाम्बिया, नीचे भी है एक अच्छा सा है, नाम भूल गया मैं, चलो रहने दो. देन वी हैव आवर सहारा डेजर्ट एंड देन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. तो सारे कॉन्टिनेंट में आपको वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, ट्रॉपिकल रीजन में आपको डेजर्ट्स दिखेंगे. क्यों दिखते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर रीजन से क्यों दिखते हैं. आल्टीट्यूड की बात करें तो मैंने बता दिया 50% विल बी फाउंड बिलो 2 किलोमीटर. समर्स में या विंटर्स में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑफ इंडिया इन समर्स, अगर समर्स में भी हम थोड़ा सा और घुस जाएंगे, डे टाइम एंड नाइट टाइम, तो पहले डे टाइम एंड नाइट टाइम देखते हैं, एंड समर्स एंड विंटर्स विल बी अनदर फैक्टर. डे टाइम एंड नाइट टाइम में, इन डे टाइम बिटवीन 12 to 3 वी गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. वाई? क्योंकि सन रेज आर वर्टिकल. अगर सूरज की किरणें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, इसका मतलब इवेपोरेशन बहुत तेज हो रहा है. इवेपोरेशन हो रहा है मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पार्टिकल्स इन द एयर इज इंक्रीजिंग. सुबह का हो गया, दोपहर का हो गया. नाउ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इज इन द नाइट और बोल लीजिए अर्ली मॉर्निंग. तो इसका मतलब 3 से जो 5 बजे का समय है, इसमें आपको सबसे कम वाटर वेपर मिलेगा. सो दिस इज द डे एंड द नाइट. नाउ कमिंग टू द सीजन्स, समर एंड विंटर में अगर बस पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो समर्स में क्या होगा, वर्टिकल सनरेज और सनरेज ज़्यादा होंगी, डे टाइम लार्जर होगा. सो द अर्थ कैन हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है. समझ गए. इन द विंटर्स शॉर्ट डेज, और ऊपर से इतनी सनलाइट भी नहीं आ पाएगी. क्यों? स्लैंटेड सनलाइट आएगी. नहीं समझे? समझ जाओगे, पूरा ज्योग्राफी कोर्स देखो, सब इंटर रिलेट हो जाएगा बाद में. सो इन द विंटर्स द सन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इट मीन्स स्लैंटेड सनरेज. अगर स्लैंटेड सनरेज है, इसका मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ सनरेज. वेरी लेस अमाउंट ऑफ सनरेज मीन्स लो, वेरी लेस इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर कम, इवेपोरेशन कम तो वाटर वेपर कम.
So that's why summers are humid in India and winters are dry in India. So these are all the characteristics of water vapor. हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे. ग्लोबल वार्मिंग की कब कर रहे थे? हाँ जी, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस. CO2 की बात करी हमने. पहले CO2 का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में था 0.03%, बट ड्यू टू द कंटिन्यूस एमिशंस ऑफ कार्बन कितना हो गया? 0.04%. फिर पेरिस क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें आएंगी एनवायरनमेंट में, ठीक है, पेरिस डील एंड ऑल. सो अगर हम आपको बताना हो, वैसे तो मैंने क्वेश्चन करवा ही रखा है, फिर भी आपके रिवीजन के लिए अगर आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, अगर वो आपको बताना है तो ब्रेनस्टॉर्म करो. मैं आता हूँ अभी. हाँ जी, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया आपने. क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल, किसका था? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का क्या क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत कुछ है और सारी चीज़ें बहुत फैक्चुअल तो नहीं है बट लॉजिकली है. सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सबसे पहले इफेक्ट किस पे पड़ता है? बर्फीली चीज़ों पे. सो मेल्टिंग ऑफ ice caps and मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. सो सबसे पहले ये इफेक्ट पड़ता है. तो इससे क्या क्या होता है? बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें होती हैं. सबमर्जेंस ऑफ लैंड, सबमर्जेंस ऑफ लैंड. उसके बाद राइज इन सी लेवल. तो ये सारे काम होंगे इस पे, है ना. राइज इन सी लेवल हो रहा है तो क्या होगा? कोस्टल फ्लडिंग. फ्लड, पानी कोस्ट के अंदर तक आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना. जान की हानि हो जाएगी, माल की हानि होगी. सो डिस्ट्रक्शन कॉज होगा. सबमर्जेंस ऑफ लैंड, अगर लैंड नीचे आ रहा है तो बाद में हम पढ़ेंगे फोर्टिक जोन होते हैं. द depth at which the sunlight is able to penetrate inside the water or inside the oceans is known as photic zone. 200 मीटर तक होता है. तो जो फोर्टिक जोन है, अब राइज इन सी लेवल हो गया तो फोर्टिक जोन और ऊपर आ जाएंगे, अब फोर्टिक जोन और बढ़ जाएगा. तो इससे क्या क्या होगा? बहुत ही अच्छी खासी चेन ऑफ इवेंट्स है, लॉजिकल इवेंट्स है, बाद में देख लेंगे. मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर. और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जो भी हम देखते हैं, नंबर ऑफ एल नीनो एंड ला नीना इज इंक्रीजिंग. देन हीट वेव्स, अर्बन हीट आइलैंड हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म. रिसेंटली पर्टिकुलर फेज वॉज इन न्यूज़, जोम्बी फायर्स. तो ये पक्का देख के आना. ये जोम्बी फायर्स करके ट्राई करना, गूगल पे लिखना और देखना होती क्या है जोम्बी फायर्स. So extreme weather like events. Then changing in crop pattern. Changing in crop pattern. Agricultural pattern, crop pattern, ये सब different हो जाएगा. Then variability in rainfall, or that too most important for India. Why? India is in subtropical zone and we are heavily dependent on monsoon. जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है डेट इज़ हैविली डिपेंडेंट. इरिगेशन बहुत ही कम है अभी तक हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो क्रॉप पैटर्न में चेंज आएगा, वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल होगा. और जब सब लास्ट में
सारी विपदाएं मनुष्य पे आ गिरेंगी, तो ये मनुष्य का क्या होगा, मास एक्सटिंक्शन। तो आपको क्या देख के आना है कि हाउ मैनी मास एक्सटिंक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, तो ये आपको देख के आना है। और जो लास्ट होने वाला है, प्रिडिक्टेबल जो फ्यूचर में है, उसका नंबर क्या है और उसमें होगा क्या, ये भी आप देख लेना। सो ऐसे छोटे छोटे मेंस के क्वेश्चन आते रहेंगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, दीज आर वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस। अगर आपको पूरी ज्योग्राफी अच्छे से कंसेप्चुअल वाइज पता है और आपने मेंस क्वेश्चन एक और कहीं देखे नहीं, सो दीज आर वेरी रियल इन नेचर। देखिए वापस ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज एरोजोल्स। नाउ द अमाउंट ऑफ एरोजोल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। सो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जो भी चीज़ जाती है वो हमेशा ख़राब होती है। तो एरोजोल्स की मात्रा आसमान को छूने लग गई, स्काई रॉकेटिंग हो गया। तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे ये बताइए, सोचिए एक बार क्या होना चाहिए अगर एरोजोल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। समर स्टार्ट हो गए और मच्छर भी इंडिया में स्टार्ट हो गए। क्यों? ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। सोचते रहो आप और लिखता है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, बहुत ही लॉजिकल थे। पहला वाला थोड़ा टेक्निकल है, नो और लेस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अभी रिसेंटली मैंने बताया कि एरोजोल्स एड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन कोलिसेंस प्रोसेस। अब आप एक बात देखिए, हमारे पास एक एरोजोल का पार्टिकल है, इट विल बी एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो इसके आजू बाजू वाटर वेपर्स आ जाएंगे, इसमें नो डाउट है। अब मान लीजिए इसी के आसपास इतने सारे एरोजोल्स के पार्टिकल आ गए। नाउ वाटर वेपर कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। सो ये जो एक एक वाटर वेपर एक एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस से चिपक रहा है, कैन दे फॉर्म द लार्ज क्लाउड्स? इतने लार्ज क्लाउड्स बन पाएंगे कि वो इतने हैवी हो जाएंगे कि रेन हो जाए? ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक हमारे पास एक पार्टिकल है एरोजोल का और इतने नंबर ऑफ वाटर वेपर इसी पे आके चिपक रहे हैं। सो द क्लाउड्स विल गेट बिगर एंड बिगर, एंड जितना वाटर वेपर का वेट ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा कम हुआ, सो रेनफॉल। बट अब क्या हो रहा है? अब ये वाला काम हो रहा है। तो क्लाउड्स का इतना ज़्यादा फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा। क्यों? बिकॉज ये जैसे ही एक एक वाटर वेपर एक एक एरोजोल के पार्टिकल से चिपक रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो वहीं वापस इवेपोरेट हो जाता है। सो डेट्स वाई लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एल्बिडो इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। लेस एल्बिडो, एल्बिडो मैंने पिछले क्लास में बताया था, द पोटेंशियल to reflect the incoming sun rays is known as albedo. आइस की एल्बिडो बहुत ज़्यादा होती है, फ्रेश स्नो की एल्बिडो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब जितनी अगर 100% आपके ऊपर लाइट आ रही है, सनलाइट, तो उसमें से कितनी आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो? अगर 70 से 80% आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, मतलब मैं बोलूँ आइस हैज़ 80% ऑफ एल्बिडो, इसका मतलब 80% वो लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। जो भी 100 यूनिट्स आ रही है तो 80 यूनिट्स रिफ्लेक्ट बैक कर देता है।
सो लेस एल्बिडो, ये जो एरोजोल्स के पार्टिकल होते हैं ये चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाके बना देते हैं फॉग, ठीक है। यही फॉग स्मोक के साथ मिक्स होके बना देगी, बहुत ही रेलेवेंट टर्म्स हैं दिल्ली के बारे में, हर साल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। मिस्ट के साथ, सॉरी हेज के साथ यही स्मोक बनाएगी स्मेज, तो हेज प्लस स्मोक एंड फॉग प्लस स्मोक। दिल्ली में अगर आप रहे हो दिवाली के बाद तो आपको अच्छी तरह पता होगा, राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, जेटीपी नगर में, जहाँ भी आप रहे हो, आपको दिल्ली के बाद अच्छे से पता होगा कि सन उगता नहीं है पूरे पूरे दिन वहाँ, पूरे दिन, और ऐसा 1-2 हफ्तों तक चलता है। सो डेट इज समथिंग नोन एज ग्लोबल डिमिंग। अर्थ की सनरेज आर नॉट एबल टू रीच टू द सन की सनरेज आर नॉट एबल टू रीच द अर्थ ग्राउंड और अर्थ क्रस्ट। सो क्या होगा, ग्लोबल डिमिंग होगी। अगर ग्लोबल डिमिंग हो रही है इसका मतलब द अमाउंट ऑफ एरोजोल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड एरोजोल्स आर ग्लोबल कूलिंग एजेंट्स। तो उन्होंने क्या किया है, जो भी ऊपर से लाइट आ रही है उसे वापस भेज दिया है, और जितनी भी अंदर आ रही है लाइट उसने ग्राउंड ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्व करके वापस एटमॉस्फेयर में भेजा है। एटमॉस्फेयर में वी हैव ऑल्सो हैव GHGs, तो अंदर का टेम्परेचर उतना ही बढ़ गया है, बाहर का थोड़ा सा कूल है। यही फ्रेज हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म ग्लोबल कूलिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग। तो 3-4 इफेक्ट इंटर रिलेट हो रहे हैं। ग्लोबल डिमिंग होगा अगर एरोजोल्स अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एल्बिडो कम हो जाएगा, डिफिकल्टी इन फोटोसिंथेसिस, लाइट ही नहीं आ पा रही ज़्यादा, एंड मेल्टिंग ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। सो यू नो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ओनली एरोजोल्स, बस ऐसा नहीं हो सकता कि बस एरोजोल्स ही प्रेजेंट है, ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट नहीं है। तो एरोजोल्स इन कॉम्बिनेशन विद द ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दीज ऑल कंसेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एरोजोल्स में। सो ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी गोइंग टू स्टडी द atmosphere layers. There are different layers like troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So these are number of layers that we will be going to study in the next class in a detailed manner. Till then, if your concepts are getting clear, please give this video a thumbs up, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक goodbye, जय हिंद।